हेलो गाइस, माय नेम इज़ धर्मेंद्र पंजवानी और हम कर रहे थे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स फॉर क्लास 12। हमने अब तक दो पार्ट्स कर लिए थे। हमने लास्ट पार्ट में किया था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ एंड इन दिस पार्ट विल टॉक अबाउट द रिमेनिंग टू एक्टिविटीज़ जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, जिनका हमने नाम पढ़ा था और बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली थी। व्हाट आर दोज टू एक्टिविटीज़ आर कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। उनको थोड़ा अब हम इन डेप्थ में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में ऑब्वियसली हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा। विल प्रोसीड विथ कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। नाउ AS3 एंड ऑल्सो आई वुड से इंडिया 7 आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, इंडिया 7 एंड AS3 हमें बताता है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आर द एक्विजिशंस एंड डिस्पोजल्स ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट्स। इसका मतलब सर सिंपल सा मतलब है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ वो होती हैं जिसमें हम एक्विजिशन मतलब खरीदना, और डिस्पोजल, ठीक है। डिस्पोजल मतलब डिस्पोज करना यानी बेचना, हटा देना, ठीक है। डिस्पोजल किस चीज़ का? लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स। लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड व्हाट? अदर इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। लॉन्ग टर्म एसेट्स क्या हो सकते हैं हमारे? लॉन्ग टर्म एसेट्स हो सकते हैं फिक्स्ड एसेट्स जैसे कि बिल्डिंग, लैंड एंड फर्नीचर, वॉट एवर यू कैन कंसिडर, ठीक है। अदर इन्वेस्टमेंट्स मतलब आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया, आपने आपने किसी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया, आपने लोन्स दिए किसी को, दैट आर अदर इन्वेस्टमेंट्स। Now, investing activities relate to purchase and sale of long-term assets or fixed assets such as machinery, furniture, land and building, etc. ठीक है, land and building, etc. Transaction related to long-term investments are also investing activities. ठीक है। अच्छा हाँ, मैंने आपको अभी लोन का बोला था, लोन का उसमें नहीं आता। लोन का फाइनेंसिंग कंपोनेंट का है कि आपने किसी को फाइनेंस दिया, ठीक है। दैट इज नॉट योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आई एम सॉरी फॉर दैट। अच्छा, ये लाइन मैंने आपको बता दी कि एक्विजिशन और डिस्पोजल ऑफ व्हाट? फिक्स्ड एसेट्स या फिर लॉन्ग टर्म एसेट्स जैसे कि मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, ये सब क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। ऑल्सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वो क्या होगा? वो भी इसी का पार्ट होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। Separate disclosure of cash flows from investing activity is important because they represent the extent to which expenditures have been made for resources intended to generate future income and cash flows. सिंपल सा कहने का इसका क्या मतलब है? इसका कहने का ये मतलब है कि सेपरेट डिस्क्लोजर इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। फॉर व्हाट रीजन? किस रीजन की वजह से इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का सिंपल सा डिस्क्लोजर? क्योंकि हमें पता चल सके कि कितना कंपनी कितना रिसोर्सेज जनरेट कर सकती है या फिर करेगी, कब? फ्यूचर में। सर मतलब क्या हुआ इन सब का? इन सब का मतलब ये हुआ, आपने अभी इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। आपने अभी इन्वेस्ट कर दिए, मान लो आपने 10 लाख अभी इन्वेस्ट करे। आपको पता है कि फ्यूचर में 5 साल के बाद उन 10 लाख का मुझे कितना पैसा मिलेगा? उन 10 लाख का मुझे पैसा मिलेगा 15 लाख। मुझे पैसा मिलेगा 15 लाख, ठीक है। तो क्या मैं एज अ यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये जानता हूं कि कैश आने वाला है? हाँ सर, मुझे पता चल जाएगा। मुझे पता चल जाएगा कैसे? क्योंकि मैंने अलग से बनाया होगा पूरा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नाउ इसमें बता रखा है कि कैश आउटफ्लोज क्या होता है। देखते हैं कैश आउटफ्लोज क्या होता है। कैश पेमेंट किए हैं टू अक्वायर, खरीदने के लिए, फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूडिंग इंटेंजिबल्स एंड कैपिटलाइज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इंटेंजिबल एसेट और एसेट्स जो कि कैपिटलाइज रिसर्च और डेवलपमेंट, जैसे कि कुछ एसेट्स होते हैं जो कैपिटल, जैसे कि आप क्या करते हो, मान लो आपकी एक फैक्ट्री है, ठीक है। फैक्ट्री में या तो आप एसेट्स खरीद के लेके आओगे या फिर एसेट्स को क्या करोगे? डेवलप करोगे, फैक्ट्री में ही बनाओगे, ठीक है। तो ये उसी की बात कर रहा है। अपने एसेट्स को या तो आप मतलब पैसा पे कर रहे हो उन एसेट्स को बनाने के लिए या उन एसेट्स को
खरीदने के लिए। आपने पेटेंट्स का नाम सुना होगा, ठीक है। व्हाट आर पेटेंट्स? पेटेंट्स ये चीज होती है कि मैंने कोई नया फॉर्मूला डिस्कवर किया है और उस फॉर्मूले को पेटेंट, पेटेंट यानी उस फॉर्मूले को मैं लीगली अपना बना रहा हूँ, लीगली अपना बना रहा हूँ ताकि उस फॉर्मूले का कोई और यूज ना उठा पाए बिना मेरी परमिशन के या बिना मुझे पेमेंट किए, ठीक है। दैट इज व्हाट इज इट्स कॉल्ड पेटेंट्स, ठीक है। तो जब हम कोई ऐसी चीज बनाते हैं, कोई ऐसा फॉर्मूला बनाते हैं, कोई ऐसी दवाई, जैसे दवाइयों के सेक्टर में बहुत पेटेंट्स यूज होते हैं, कि मान लो मैं मेरी दवाइयों का, मैं एक फार्मेसी कंपनी हूँ, फार्मेसी कंपनी में मैंने ऐसी एक दवाई बनाई, तो वो जो दवाई बनाने की वो होगी, कॉस्ट होगी, उसका उसका पेमेंट किया होगा मैंने, वो क्या होगा मेरा, क्या एज अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है, एज अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा। और वो किस तरीके, कौन से नेचर का होता है, वो होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है, वो होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो इसमें अपन एग्जांपल लिख सकते हैं पेटेंट्स, ठीक है। फिर कैश पेमेंट्स टू अक्वायर शेयर्स, वारंट्स, डेट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अदर एंटरप्राइज अदर देन इंस्ट्रूमेंट्स हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस। ये तो मैंने आपको बता दिया था कि मैंने अगर शेयर खरीदे हैं, मैंने अगर बॉन्ड खरीदे हैं, मैंने अगर वारंट्स खरीदे हैं, ठीक है, शेयर वारंट्स खरीदे हैं किसी दूसरी कंपनी के, तो दैट मीन्स हम उनसे क्या बोलेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोलेंगे, उससे क्या बोलेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और इसमें क्या बोल रखा है, अदर देन, अदर देन ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि ट्रेडिंग पर्पज से हेल्ड किए हुए हैं। व्हाट इज ट्रेडिंग पर्पज? सर मैंने अभी खरीदा और मैंने कुछ दिनों बाद बेच दिया जैसे ही वो शेयर बढ़ा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। इसमें क्या बोला है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हमें नहीं लेना है, हमें क्या लेना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कि मैंने शेयर खरीदे और मैंने शेयर खरीद के रखे हैं ताकि मैं उनका उनको एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हेल्ड कर सकूं, ठीक है। थर्ड पॉइंट, कैश एडवांसेस एंड लोन्स मेड टू थर्ड पार्टी other than advances and loan made by financial enterprise wherein it is operating activities। यानी कि क्या कह रहा है ये, कैश एडवांस एंड लोन मेड टू थर्ड पार्टी, आपने लोन किसी को दिया, ठीक है, आपने कैश लोन किसी को दिया। जैसे मैं हूँ, मैं आया कि यार मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत है, ठीक है, और मैं कंपनी में गया, धर्मेंद्र पंजवानी एंड कंपनी, हाँ उन्होंने मुझे अपनी कंपनी से निकाल दिया। मैं धर्मेंद्र पंजवानी एंड कंपनी में गया और उन्होंने मुझे मैंने उनको बोला कि यार मुझे लोन चाहिए, तो उन्होंने मुझे लोन दे दिया, ठीक है, मुझे कैश लोन दे दिया। तो ये उनके लिए क्या एक तरीके की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, क्यों, क्योंकि वो मुझसे इंटरेस्ट भी लेंगे, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं पूरा प्रिंसिपल भी पे कर दूंगा, तो उनका तो क्या है, उनका तो फायदा है, इट्स एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। नाउ व्हाट आर कैश इनफ्लोज? अब देखो, ये 3 पॉइंट का अगर हम उल्टा कर दें, ठीक है, तो कैश इनफ्लोज हो सकता है ना। ये देखो, अगर कैश पेमेंट किया है टू अक्वायर फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूडिंग इंटेंजिबल, मान लो मेरे को फिक्स्ड एसेट्स और इंटेंजिबल्स बेचने हैं, ठीक है, मैं बेचूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये देखो, कैश रिसीव फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूडिंग इंटेंजिबल्स, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या था इसमें, शेयर्स, वारंट्स और डेट इंस्ट्रूमेंट्स को इन्होंने अक्वायर किया है। अगर मैं इन्हीं चीज़ों को डिस्पोज कर दूं तो cash receipt from disposal of shares, warrant and debts instruments of other enterprise except those held for trading purpose। एकदम उल्टा, मैंने बेच दिया। और क्या क्या बोल रहा है, कैश रिसीट फ्रॉम रीपेमेंट ऑफ एडवांसेस और लोन मेड टू थर्ड पार्टी एक्सेप्ट इन केस ऑफ फाइनेंशियल एंटरप्राइज। मैंने किसी को लोन दिया भाई, धर्मेंद्र पंजवानी एंड कंपनी ने मुझे लोन दिया था, तो मैं लोन रीपे कर दिया जब, तब क्या हो जाएगा, धर्मेंद्र पंजवानी एंड कंपनी के लिए कैश इनफ्लो हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट अगर कोई रिसीव हुआ है फ्रॉम कैश लोन्स एंड एडवांसेस, मैंने आपको ये बताया था कि मैंने लोन लिया है तो मैं उसका इंटरेस्ट भी पे करूंगा, तो वो जो इंटरेस्ट इनकम है कंपनी के लिए, वो क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ठीक है। कंपनी को डिविडेंड मिला, डिविडेंड किससे मिला, कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं फॉर इन्वेस्टिंग पर्पसेस, तो वो दूसरी कंपनी क्या करेगी, डिविडेंड पे करेगी, ठीक है। चलो यहाँ आपका खत्म होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट हम आते हैं कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पे, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पे। एज द नेम सजेस्ट,
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज रिलेट टू लॉन्ग टर्म फंड्स और कैपिटल ऑफ एन एंटरप्राइज, यानी कि लॉन्ग टर्म फंड्स, जो फंड्स हमने जुगाड़े हैं, कंपनी ने जो फंड्स पब्लिक से लिए हैं, जो फंड्स कंपनी ने बैंक से लिए हैं, ठीक है, या फिर कैपिटल, कंपनी का खुद का कैपिटल, उसको क्या कहेंगे हम, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जो एक्टिविटीज इन दोनों चीजों से रिलेट करती है, ठीक है। एग्जाम्पल, कैश प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, रेजिंग लॉन्ग टर्म बैंक लोन्स, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन्स एक्सेट्रा। क्या मतलब हुआ इसका? कंपनी ने इशू करे शेयर्स, कंपनी ने पब्लिक को दिए शेयर्स, और पब्लिक ने क्या करे, पब्लिक ने शेयर्स के बदले कंपनी को पैसे दिए। अब शेयर क्या होता है, एक तरीके का कैपिटल होता है, ठीक है। कंपनी को क्या हुआ, कैश इनफ्लो हुआ, ठीक है। सिमिलरली कंपनी ने डिबेंचर्स इशू करे, डिबेंचर्स कंपनी के लिए क्या होता है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, डिबेंचर्स इशू करे और पैसे मिले कंपनी को डिबेंचर्स इशू करने पे, ठीक है। और कंपनी ने और क्या किया, कंपनी ने बैंक लोन लिया, किससे, बैंक से, ठीक है। तो बैंक लोन लेता है तो कंपनी को पैसा मिलता है, लोन का पैसा मिलता है, ठीक है। या फिर इन सबका उल्टा, पहले मैंने इश्यू करे थे, उसके बाद मैंने क्या कर दिया, बायबैक ऑफ शेयर्स कर दिया, ठीक है। हो सकता है ये कंसेप्ट आपको बायबैक का थोड़ा ना समझ आए, इसके इन डेप्थ में मत जाना, रहने दो। सिमिलरली डिबेंचर्स का रिडेम्पशन कर दिया, ठीक है। डिबेंचर्स मैंने पब्लिक में दिए थे और मैंने अब वापस पब्लिक से ले लिए और मैंने पेमेंट कर दिया डिबेंचर्स का पब्लिक को, ठीक है। बैंक लोन मैंने लिया था बैंक से और मैंने बैंक लोन का रीपेमेंट कर दिया। ये सारी चीजें क्या होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट होती है। नाउ एज पर AS3, financing activities are activities that are result in changes in size and composition of owner's capital, including preference share capital in case of a company and borrowings of enterprises, ठीक है। ऐसा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वो होती है जिनकी वजह से ओनर का जो कैपिटल होता है एक एंटरप्राइज में, उसके साइज में चेंज आता है, उसके साइज में चेंज आता है। अब आप देखो, आपने शेयर इशू किया तो कैपिटल बढ़ जाएगा, हाँ सर बढ़ जाएगा, ठीक है, कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपने प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे तो क्या कैपिटल बढ़ जाएगा, हाँ सर बढ़ जाएगा, वो भी शेयर होल्डर फंड का पार्ट होता है, ठीक है। सिमिलरली आपने शेयर्स को बायबैक कर दिया, आपने शेयर्स को बायबैक कर दिया, कम कर दिए अपने शेयर्स, तो क्या कैपिटल कम हो जाएगा, हाँ कम हो जाएगा। तो क्या हुआ, चेंज ही तो हुआ ही है। Separate disclosure of cash flows arising from financing activities is important because it is useful in predicting claims on future cash flows by providers of funds. क्या कह रहा है ये, सेपरेट डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है, क्यों, क्योंकि ये यूजफुल रहता है किस चीज के लिए, ऐसे प्रिडिक्शंस में यूजफुल रहता है जहां पे हम कैश फ्लोज का रिक्वायरमेंट, कैश फ्लोज का क्लेम जान सके। कहने का मतलब समझना, बैंक ने आपको लोन दिया, ठीक है, बैंक ने आपको क्या दिया, लोन दिया, बैंक ने डीपी लिमिटेड को लोन दिया, ठीक है। अब मैं हूं एक बंदा, मेरा नाम मान लो गौरव है, ठीक है। गौरव को शेयर्स खरीदने हैं, wants to buy shares of DP लिमिटेड, ठीक है। शेयर्स खरीदने से पहले गौरव क्या करता है, गौरव डीपी लिमिटेड की कैश फ्लो स्टेटमेंट्स देखता है, ठीक है। और वो नोटिस करता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंडर डीपी लिमिटेड ने एक बैंक लोन ले रखा है, एक बैंक लोन ले रखा है ना। इससे गौरव को क्या पता चलता है, इससे गौरव को पता चलता है कि इट इज, गौरव क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है, क्या प्रिडिक्ट करता है कि जो भी फ्यूचर में कैश फ्लो होंगे उसमें से एक कैश फ्लो क्या होगा, ऐसा क्लेम होगा, कौन करेगा, बाय प्रोवाइडर ऑफ फंड्स। प्रोवाइडर ऑफ फंड्स कौन है, बैंक लोन। कहने का मतलब, मैं गौरव क्या करेगा, गौरव देखेगा कि यार आज डीपी लिमिटेड ने बैंक से लोन लिया है, ठीक है। कल को डीपी लिमिटेड जो भी कैश कमाएगा, कल को डीपी लिमिटेड जो भी कमाएगा उसमें से उसको कभी ना कभी बैंक को क्या करना पड़ेगा,
पे करना पड़ेगा। आप बैंक को इंटरेस्ट भी तो पे करोगे ना। एग्जैक्टली बैंक को आप क्या करोगे, इंटरेस्ट भी तो पे करोगे। जी हाँ। तो जो बैंक लोन है, बैंक लोन अगर हम रीपे करेंगे तो हमारा क्या होगा, कैश आउटफ्लो होगा। तो इस अकॉर्डिंगली गौरव जो है ये प्रिडिक्ट कर सकता है कि कैश आउटफ्लो होगा इन नियर फ्यूचर, और वो किसकी वजह से होगा, बैंक लोन की वजह से होगा। ठीक है। नाउ थोड़े कैश इनफ्लोस पढ़ते हैं, क्या होते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पे। कैश प्रोसीड्स फ्रॉम इशूइंग शेयर्स, हमने शेयर्स इशू करे, इक्विटी हो सकता है, वो प्रेफरेंस हो सकता है। ठीक है। कैश प्रोसीड्स फ्रॉम इशूइंग डिबेंचर्स, लोन्स, बॉन्ड्स एंड अदर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, यानी कि मैंने डिबेंचर्स इशू कर दिए, मैंने लोन्स ले लिए, मैंने बॉन्ड्स इशू कर दिए। ठीक है। या फिर मैंने लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ले ली, मतलब कुछ भी पब्लिक डिपॉजिट्स एक तरीके से लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आता है। ठीक है। नाउ कैश आउटफ्लोज क्या होंगे, कैश में रीपेमेंट, कैश का रीपेमेंट कर दिया उस अमाउंट का जो मैंने बोरो किया था। ठीक है। मैंने इंटरेस्ट पे कर दिया किस पे, डिबेंचर्स पे या लोन पे। मैंने डिविडेंड पे कर दिया किसको, मैंने डिविडेंड पे किया इक्विटी शेयर्स पे और प्रेफरेंस शेयर्स पे। ठीक है। ये होता है हमारे कैश आउटफ्लोज। नाउ देखते हैं आगे क्या लिखा है। इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन हियर दैट ट्रांजैक्शन में इंक्लूड कैश फ्लो दैट आर क्लासिफाइड डिफरेंटली। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी कोई एंट्री हो सकती है जो कि डिफरेंटली क्लासिफाई हो, जैसे कि when the installment paid in respect of a fixed assets acquired on deferred payment basis include both interest and loan. The interest element is classified under financing activities and the loan element is classified under the interest element is classified under financing activities and the loan element is classified under investing activities. कहने का मतलब क्या हुआ ये, एक बात सोचो आप। ठीक है, एक बात सोचो, मेरे को खरीदना है फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स है 100 करोड़ रुपीज का। ठीक है। उसने बोला कि आपको फिक्स्ड एसेट्स खरीदना है ना, तो अभी अभी कैश पे करो 100 करोड़ रुपीज। मैंने बोला अभी 100 करोड़ रुपीज तो नहीं है मेरे पास। ठीक है। मैं क्या हूँ, मैं हूँ कंपनी डीपी लिमिटेड। मैंने बोला मेरे पास 100 करोड़ रुपीज तो नहीं है, सिंपल सी बात। तो उन्होंने मेरे को एक चीज और बोली, उन्होंने बोला एक काम करो, उन्होंने मेरे को क्या बोला, एक काम करो, आप 100 करोड़ रुपीज मत दो, आप मेरे को इस साल यानी फर्स्ट ईयर आप मेरे से फिक्स्ड एसेट्स ले जाओ, और आप मेरे को फर्स्ट ईयर सिर्फ 55 करोड़ रुपीज दो, और आप मेरे को सेकेंड ईयर में भी क्या दो, 55 करोड़ रुपीज दो। समझे, आप मेरे को फर्स्ट ईयर 55 करोड़ रुपीज दो और आप मेरे को सेकेंड ईयर क्या दो, 55 करोड़ रुपीज दो। ठीक है। उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने मेरे को ऑप्शन दे दिया कि आप जो पेमेंट है वो इंस्टॉलमेंट में कर दो। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि मैं अभी पैसे पे करूं और मैं इंस्टॉलमेंट में पैसे पे करूं। सर इंस्टॉलमेंट में पैसे पे करने का ये मतलब होता है कि उस पर एक इंटरेस्ट कंपोनेंट चढ़ जाता है। एक तरीके से मान लिया जाएगा कि मैंने लोन लोन पे वो फिक्स एसेट्स ले रखा है और मुझे उसका इंटरेस्ट पे करना है जब तक मैं पूरे 100 करोड़ पे नहीं कर देता। अब देखो, अगर मैं दो इंस्टॉलमेंट में पे करूंगा तो मैं कितने पे कर रहा हूँ, 110 करोड़ रुपीज, 110 करोड़ रुपीज। ठीक है। नाउ मैंने जब पहला 55 करोड़ रुपीज का पेमेंट किया, अब मुझे पता है 55 करोड़ रुपीज में से 50 करोड़ तो मैं प्रिंसिपल पे कर रहा हूँ और 5 करोड़ का मेरा इंटरेस्ट है। ठीक है। ऑल्दो इसकी कैलकुलेशंस अलग होती हैं, बट मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि मान लो 55 करोड़ में 50 करोड़ का तो प्रिंसिपल पे हो रहा है, 5 करोड़ का क्या हो रहा है, इंटरेस्ट पे हो रहा है। 5 करोड़ का क्या हो रहा है, इंटरेस्ट पे हो रहा है। अब देखो, ये जो 5 करोड़ का मैं कैश आउटफ्लो कर रहा हूँ, ये जो 5 करोड़ का मैं कैश आउटफ्लो कर रहा हूँ, ये क्या है, एक तरीके से ये क्या होगा, मैंने सर लोन लिया था, मानेंगे यही तो कि मैंने लोन लिया है। ठीक है। मैंने लोन लिया था, किसके लिए लोन लिया था, फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए लोन लिया था। ठीक है। और मैंने उसका पेमेंट बाद में कर रहा हूँ तो मुझे उसके लिए क्या पे करना पड़ रहा है, इंटरेस्ट का एलिमेंट पे कर रहा है। ठीक है। ना वो अब आप इसमें आके देखो, कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। ठीक है। सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स। अब यही तो बात है, मैंने लॉन्ग टर्म लोन एक तरीके से ले लिया और मुझे उसका इंटरेस्ट पे करना है। तो ये 5 करोड़ किस में आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज।
एंड एट द सेम टाइम 50 करोड़ का भी आउटफ्लो हो रहा है, कैश का आउटफ्लो हो रहा है 50 करोड़ का भी। पर ये 50 करोड़ किसका है कि भाई मैंने 50 करोड़ का जो फिक्स्ड एसेट्स है ना ये अब मेरे नाम पे, मैंने 50 करोड़ दे दिए आउट ऑफ 100 करोड़। तो आउट ऑफ 100 करोड़ 50 करोड़ का फिक्स्ड एसेट्स किसके नाम पे है, मेरे नाम का है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, असेट को अक्वायर किया, असेट को अक्वायर किया। तो अगर आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के कैश आउटफ्लो में देखोगे, कैश पेमेंट किया है टू अक्वायर व्हाट, फिक्स्ड एसेट्स, टू अक्वायर व्हाट, फिक्स्ड एसेट्स। तो ये किस चीज में आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये किस चीज में आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है, समझ गए। चलो बहुत ही बढ़िया। मोर ओवर सेम एक्टिविटी में बी क्लासिफाइड डिफरेंटली फॉर डिफरेंट एंटरप्राइजेस, सेम एक्टिविटी क्लासिफाइड फॉर डिफरेंटली इन डिफरेंट एंटरप्राइजेस। इसका मैंने एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से दिया था कि फॉर एग्जांपल बैंक, ठीक है। अगर जैसे मान लो नॉर्मल कंपनी है डीपी लिमिटेड, नॉर्मल कंपनी है, डीपी लिमिटेड पेंसिल बनाती है, ठीक है। आप तो बोलोगे कितनी पेंसिल बनाते हो सर, कोई बात नहीं, डीपी लिमिटेड पेंसिल बनाती है और डीपी लिमिटेड ने किसी को, डीपी लिमिटेड ने किसी को लोन दिया है, डीपी लिमिटेड ने किसी को लोन दिया है। अब डीपी लिमिटेड ने किसी को लोन दिया है तो डीपी लिमिटेड इंटरेस्ट भी चार्ज करेगी, ठीक है। अब किसी को लोन देना यानी डीपी लिमिटेड के पास से कैश आउटफ्लो हो रहा है, और मैंने किसी को लोन दिया है, डीपी लिमिटेड ने किसी को लोन दिया है। इसका क्या मतलब होगा, इसका ये मतलब होगा कि मैंने कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज करी है, कैश आउटफ्लो हुआ है, तो जितना पैसा गया उतना मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में माइनस में दिखाऊंगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो कोई बैंक है जैसे एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक अगर किसी को लोन देती है, एचडीएफसी बैंक अगर किसी को लोन देती है, तो क्या वो एचडीएफसी बैंक का लोन देना, क्या वो एचडीएफसी बैंक का लोन देना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है एचडीएफसी बैंक के लिए? द आंसर इज नो। एचडीएफसी बैंक का लोन देना इज नॉट एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का तो काम ही यही है, एचडीएफसी बैंक का तो काम ही यही है लोन पे देना और लोगों से डिपॉजिट लेना, ठीक है। आपका पैसा बैंक के पास पड़ा है और अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप क्या करते हो, बैंक से लोन लेते हो। तो एचडीएफसी बैंक लोन देती है, अगर वो लोन दे रही है तो उसका क्या काम है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो ये चीज एचडीएफसी का लोन देना किस, एचडीएफसी के कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में कौन सी एक्टिविटी के अंडर आएगा, ये आएगा सर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। इस लाइन का यही मतलब है कि सेम एक्टिविटी यानी कि लोन देना मे बी क्लासिफाइड डिफरेंटली, अलग अलग क्लासीफाई कर सकते हैं, किस कब, जब अलग अलग टाइप की एंटरप्राइजेस हो, अलग अलग टाइप की एंटरप्राइजेस हो। सेम एक्टिविटी लोन देना, डीपी एंटरप्राइज अगर किसी को लोन देगी तो अपना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डालेगी, और अगर एचडीएफसी लिमिटेड किसी को लोन देगी तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डालेगी, ठीक है। एग्जाम्पल भी दे रखा, चलो इसमें बढ़िया। परचेज ऑफ शेयर इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर अ शेयर ब्रोकरेज फर्म वाइल इट इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इन केस ऑफ अदर एंटरप्राइज, ठीक है। एक ऐसी कंपनी जो शेयर शेयर ब्रोकरेज फर्म है, शेयर ब्रोकरेज फर्म है यानी शेयर्स के खरीद और बेच में काम करती है। अब उसका ऑपरेशन ही यही है शेयर खरीदना बेचना, उसका ऑपरेशन ही यही है शेयर खरीदना बेचना, तो उसके लिए परचेज ऑफ शेयर क्या होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सिमिलरली अगर डीपी लिमिटेड शेयर खरीदती है तो उसको हम किस में क्लासिफाई करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, क्योंकि वो डीपी लिमिटेड क्या कर रही है, शेयर खरीद के शेयर में इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है। फिर आता है ये बड़ा सा चार्ट। आई वुड से कि हम ये चार्ट को याद रखेंगे और ये चार्ट को हम नेक्स्ट पार्ट में हम इनिशियली पढ़ के एक बार थोरली दोबारा इसका रिवीजन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम क्या चालू करेंगे, कुछ ऐसे आइटम्स जो कि अलग से अलग तरीके से क्लासीफाई थोड़े होते हैं, ठीक है, जिसमें हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स और इंटरेस्ट और डिविडेंड के बारे में थोड़ा इन डेप्थ पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट के बाद वाले पार्ट्स में जाके शायद आप थोड़ा प्रैक्टिकलिटी का मजा ले पाओ, पर तब तक आपके बेसिक्स क्लियर होना बहुत बहुत जरूरी है। आई एम गिविंग एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम इन एवरी डिटेलिंग, एवरी आपको उसमें एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ, बट यस बी विथ मी, इट विल बी फन। कैश फ्लो बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ठीक है। अगर आप इसके बेसिक्स बहुत अच्छे से समझ जाओगे तो इट्स वेल एंड गुड, आप बहुत आराम से इसके क्वेश्चंस कर सकते हो।
मस्ती में करके इसके क्वेश्चन कर सकते हो। एंड आपको एक चीज और बताता हूँ कि क्यों मजा आता है कैश फ्लो करने में, ठीक है। एक बात बताओ, आप जब क्वेश्चन करते हो, आप मान लो बैलेंस शीट का क्वेश्चन कर रहे हो, अगर आपके दोनों साइड्स मैच कर जाते हैं तो क्या आपको खुशी होती है, नहीं होती है? होती है सर। इसमें भी ऐसा ही है, इसमें तो आपको पक्का पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है, ठीक है। आपका आंसर सही है गलत है आपको पक्का, जब आप पूरा कैश फ्लो कर लोगे ना, पूरे कैश फ्लो का क्वेश्चन कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। यहाँ पे ऐसी चीज है, ठीक है। तो बी विथ मी, बेयर विथ मी और पढ़ते रहो, ठीक है। काफी टाइम तुम्हारे पास है, बेसिक्स लेते रहो, ऐसा मत सोचो कि रशियन करना है। कॉन्सेप्ट्स बनाओ दिमाग में, क्लियरिटी रखो, और आराम आराम से क्वेश्चन धीरे धीरे करके वन बाय वन इंटरेस्टिंगली सॉल्व करते जाओगे, बहुत ही बेटर हो जाएगा, ठीक है। विल प्रोसीड विद आवर नेक्स्ट पार्ट tomorrow, and till the time, goodbye and have fun.